प्रिय मित्रों, जोहार, नमस्कार। मुझे उम्मीद है आप सभी मेंटली एंड फिजिकली फिट होंगे और अपने अध्ययन में पूरी तरह से लगे होंगे। मित्रों, हम एक जिद के साथ यहाँ पर आपके सामने हैं और मुझे उम्मीद है कि आप भी उस जिद के साथ यहाँ पर होंगे, हमसे जुड़ रहे होंगे। और जैसा कि जिद का लेवल कुछ इस तरह का होना चाहिए, चाहे वह कोई भी फील्ड हो, कुछ अच्छा करने के लिए आप निकले हों, तो आपको जिद्दी बनना ही पड़ेगा। और मित्रों, इसी कड़ी में मैं बराबर बोलता हूँ कि फलक को जिद है बिजलियां गिराने की। फलक अर्थात आकाश, फलक को जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमें भी जिद है वही आशियां बनाने की। तो मित्रों, मैं आपसे चाहूंगा कि इसी तरह की जिद आपके अंदर भी आनी चाहिए कि अगर जेपीएससी क्वालिफाई करनी है तो कर ही लेनी है। हम आपकी मदद के लिए यहाँ पर हैं और हम भी आपके इस जिद में शामिल हैं। हमें भी जिद है कि आपको जेपीएससी क्रैक करवा देनी है। तो अब देर न करते हुए मैं चाहूँगा कि हम अपने रियल टॉपिक पर आएँ। और जैसा कि आपको मालूम है कि झारखंड रिलेटेड टॉपिक्स पर मैं क्लास ले रहा हूँ और इस कड़ी में अब तक हम लोगों ने 3 सेक्शन पूरे कर लिए और चौथे सेक्शन का, जिसमें कि आपका झारखंड का लोक साहित्य, दर्शनीय स्थल और झारखंड के आदिवासी जाति प्रजाति, इन सारे टॉपिक्स पर क्लास लेने हैं। उसके साथ ही साथ उसका ई साहित्य और साहित्यकार से संबंधित है। तो चूंकि इसका चौथे खंड का पहला सेक्शन लोक साहित्य से संबंधित था, इसीलिए हमने लोक साहित्य के साथ साथ झारखंड के साहित्य और साहित्यकार पर भी एक क्लास हमने लिया और वह क्लास आपके जो प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म का ऐप है, उसमें अपलोड किया जा चुका है। तो मित्रों, मैं चाहूंगा कि जैसा कि मैं करते आया हूं, जो भी कोई सेक्शन या क्लास फिनिश होता है उसके बाद से मैं उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स, जो उससे रिलेटेड जो PYQ है, उसका भी मैं चाहता हूं कि उस पर डिस्कशन कर लें, सो दैट कि आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए कि इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और हमने जो पढ़े वह कितने उपयोगी थे, या उसके अतिरिक्त भी आपको अगर कुछ पढ़ने की जरूरत है तो कौन कौन सा सेक्शन हो सकता है। तो इसी क्रम में अब पिछले जो 4 बार के जेपीएससी परीक्षाएं आयोजित हुई हैं, उसमें का पहला जो है, वहां आते हैं आप देख पा रहे होंगे, जैसा कि आपको मालूम है कि जेपीएससी ने अपने 6वीं जेपीएससी परीक्षा से अपने एग्जाम का पैटर्न चेंज किया और उसके बाद से इस विषय का इंट्रोडक्शन किया गया। अर्थात जीके के 2 पेपर बनाए गए, पहला सामान्य अध्ययन जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स वगैरह थे, और दूसरा झारखंड स्पेसिफिक टॉपिक्स थे। तो उसी के का हम लोग यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि आज का यह क्लास हमारे प्लेटफॉर्म पर, ऐप प्लेटफॉर्म से जो जुड़े छात्र हैं उनके लिए यूजफुल तो है ही, साथ ही साथ यह उनके लिए भी उपयोगी है जो हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहूंगा कि अब इसको हम लोग देखें। आपकी सुविधा के लिए हिंदी और इंग्लिश स्लाइड एक ही पर रखा हुआ है और एक प्रश्न एक ही स्लाइड में आएगा, इसको हम लोग देखेंगे और इसका व्याख्या, इसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर देखेंगे। तो अब चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन 6 जेपीएससी जो कि 18 जो 18/12/16 को संपन्न हुआ था, जो 18/12/2016 को संपन्न हुआ था, आप देखेंगे कि इसका पहला प्रश्न जो था वह था संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। द फर्स्ट कलेक्शन ऑफ संथाली शॉर्ट स्टोरीज
वाज, इसमें आपका देखिए ऑप्शन है हैंड मावक अटो, कुकुम कुकुमो, महिला चेचेत दाई समीर। तो ये चार आपके पास ये ऑप्शन है। और संथाली का एक उस दिन भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि संथाली का जो सबसे छोटी कहानी का संग्रह पहली बार आया था वह कुकुम के रूप में आया था, कुकुम। और इसे एक किशोर ने इसे लिखा था, जैसा कि आप देख पाएंगे कि इसका एक्सप्लेनेशन में जो हमने दिया है कि संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह कुकुम था। यह बाल किशोर वासुकी द्वारा देवनागरी लिपि में लिखी गई संथाली पुस्तक है। तो यह किसके द्वारा, किनके द्वारा लिखी गई? बाल किशोर वासुकी द्वारा लिखी गई थी और जो देवनागरी भाषा में लिखी गई है। तो यह था पहला प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न, हम प्रत्येक वर्ष में 6-6 क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि लोक साहित्य से एक प्रश्न पूछा गया था या जाता है, और जो ई सेक्शन में साहित्य और साहित्यकार हैं उनसे 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार 5 और 1 6 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ डिस्कशन कर रहे हैं इस क्लास में। तो 4 साल मिलके टोटल 24 प्रश्न यहाँ पर आएंगे। आप देखें उसका बाद का प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, गायब होता हुआ देश। गायब होता हुआ देश बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके लिए इन्हें पुरस्कार भी मिल चुका है। तो यह किनके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है? इसमें आपके पास ऑप्शन में है निर्मल पुतुल, रजत वर्मा, श्रवण कुमार गोस्वामी और रणेंद्र। तो जैसा कि आपको मालूम है कि गायब होता देश मुंडाओं के ऊपर लिखी गई यह पुस्तक है, और यह रणेंद्र जो एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है, और यह एक प्रशासनिक पदाधिकारी भी झारखंड में रह चुके हैं। तो इनके द्वारा यह लिखी गई पुस्तक है। और इसका एक्सप्लेनेशन देखें, गायब होता हुआ देश उपन्यास प्रसिद्ध रचनाकार रणेंद्र ने लिखा है। गायब होता हुआ देश मुंडा जनजाति पर केंद्रित इनकी रचना है और बहुत ही गर्भित यह पुस्तक है, जिसके लिए इन्हें पुरस्कार मिला है। अब आगे आते हैं तीसरे प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न है, कोचे कड़वा। कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन है? कोचे ऑथर ड्रामा कोचे कड़वा। तो आपके ऑप्शन है सोलोमान मुर्मू, नारायण सोरेन, पंचानन मार्डी, रघुनाथ मुर्मू। तो अब देखें, ये कोचे कोड़वा हम लोगों ने उस दिन भी चर्चा की थी कि कोचे कोड़वा सलमान मुर्मू के द्वारा लिखी गई बुक है। और अन्य जो लेखक हैं उन्होंने कौन कौन सी बुक लिखी है उसको आप देखें। जैसे सुलेमान मुर्मू, ये कोचे कड़वा जो हमारा सही आंसर है ए। रघुनाथ मुर्मू, बिंदु चादन, साथ ही रघुनाथ मुर्मू जिनके बारे में आपको मालूम है बहुत सारी चीजें। पंचानन मरांडी, ये सेरेईता, नारायण सोरेन, बिंद सागर नायम। तो ये नाम आपका सुना हुआ है जब हम लोगों ने साहित्यकार की चर्चा की थी। तो यह अभी आप लोगों ने देखा फिर से एक बार। अब आगे आते हैं चौथे प्रश्न पर। खिरवाल वंशो धर्मपुथी के रचयिता है। खिरवाल वंशो धर्मपुथी, ऑथर ऑफ खिरवाल वंश धर्मपुथी इज, बहुत ही रिनोन्ड पर्सन है और यह एक संथालों की धार्मिक ग्रंथ है। और इसको लिखने का श्रेय माझी रामदास टुडू, बहुत ही बड़े लेखक और बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस पुस्तक को मुझे भी स्पर्धा प्रकाशन को भी छापने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज से हमें लगता है कि 15, 16, 17, 18 वर्षों पहले। और यह काफ़ी पॉपुलर, वो हिंदी स्क्रिप्ट में वह बुक है और काफ़ी पॉपुलर है एमॉन्ग संथाल्स। वो काफ़ी रिस्पेक्ट और इज्जत से इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो संथाल धर्म में प्रयोग में लाई जाती हैं वह इसमें है। चित्र के साथ भी उसमें बहुत सारी चीज़ें दर्ज की गई है। तो माझी रामदास टुडू रेस्का जो डिलीट थे उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, जो स्पर्धा प्रकाशन ने प्रकाशित की है उसका खिरवाल वंश धर्मपुथी के नाम से है। तो ये खिरवाल वंशो धर्मपुथी जो इन रामदास टुडू रेस्का जी के द्वारा लिखा गया था, यह पुस्तक है।
खेरवाल वंशो धर्मपुथी। ये बंगला उच्चारण है बंगला में, और इसीलिए देवनागरी में इसके संथाल खेरवाल वंश धर्मपुथी के नाम से पब्लिश किया गया है। तो अब देखें, स्वर्गीय टुडू का जन्म घाटशिला के पास करुआ काटा गांव में हुआ था। काफी कम उम्र में ही इन्होंने लेखन का कार्य प्रारंभ कर दिया था। इन्हें कलकत्ता यूनिवर्सिटी द्वारा संथाली संस्कृति एवं साहित्य में उल्लेखनीय योगदान हेतु डिलीट की उपाधि दी गई थी। उस समय यह बहुत बड़ी उपाधि थी। तो रामदास टुडू ने बहुत ही उपयोगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कालजयी जिस पुस्तक की रचना की उसका नाम है खेरवाल वंशो धर्मपुथी। तो क्लियर, मुझे लगता है कि आगे बढ़ना चाहिए। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार। पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं आदि धर्म, और यह रचना प्रसिद्ध रामदयाल मुंडा जी द्वारा ये लिखी गई है, आदि धर्म पुस्तक। तो पहले भी इस पर हम लोगों ने चर्चा की थी, तो इसका देखें, व्याख्या भी आप देख लें। रामदयाल मुंडा की प्रमुख कृतियां आदि धर्म, द झारखंड मूवमेंट, रेस्ट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, आदिवासी अस्तित्व तथा ये सारी पुस्तकें बहुत ही, आदि धर्म, द झारखंड मूवमेंट, रेस्ट्रोस्पेक्ट एंड प्रोस्पेक्ट, ये सारी पुस्तकें बहुत ही उपयोगी हैं और काफ़ी इन्होंने चर्चा पाई। वैसे ही आदिवासी अस्मिता एंड झारखंडी अस्मिता, ये सारी बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी और कला को इन्होंने देश विदेश में प्रचारित करने का काम किया, जो कि बहुत ही बड़ी इनकी उपलब्धि थी। ये एक अच्छे लेखक, एक अच्छे प्रशासक के साथ साथ एक अच्छे कलाकार भी थे और इन्होंने देश विदेश में अपनी कला को पहुंचाया। तो रांची विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे, रांची विश्वविद्यालय के जनजातीय भाषा के विभागाध्यक्ष भी रहे। तो इस प्रकार इन्होंने काफ़ी काम किया अपने झारखंड के लोगों के लिए, झारखंड की जनजातियों से संबंधित साहित्य को समृद्ध करने में। अब अगला प्रश्न, इस सेक्शन का आखिरी प्रश्न है, किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 है? जन्मशती अर्थात 100 साल। तो स्वाभाविक है कि 1906 में 16 में जिनका जन्म हुआ होगा उनकी जन्मशती 2016 में मनाई गई है। सिंस ये 2016 का प्रश्न है, इसीलिए यह प्रश्न उस समय के लिए प्रासंगिक था और इसीलिए पूछ भी लिया गया है। तो आप जो देख रहे हैं ये सभी के सभी बहुत बड़े लेखक और रचनाकार रहे हैं। वंदना टेटे हों, राम स्वारथ सिंह हों, दिनेश्वर प्रसाद जी हों, राधा कृष्ण जी हों, लेकिन जन्मशती राधा कृष्ण जी का 2016 में सेलिब्रेट किया गया था। और जैसा कि आपको मालूम होगा, राधा कृष्ण जी यहाँ के हिंदी के साहित्य के बहुत बड़े रचनाकार माने जाते हैं। बहुत सारी पुस्तकें इनकी चर्चित रही हैं और इनके नाम पर राधा कृष्ण पुरस्कार भी यहाँ के साहित्य के क्षेत्र में एक बड़ा पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। तो राधा कृष्ण जी की जन्मशती 2016 थी। इसका व्याख्या आप देखें, साहित्यकार राधा कृष्ण की जन्मशती 2016 है। रामलीला सजला, गेंद और गुलाब, गेंद और गुलाब, गेंद और गुलाब, गल्पिका कहानी संग्रह है, फुटपाथ रूपांतर, बोगस उपन्यास तथा भारत छोड़ो, बिगड़ी हुई बात आदि राधा कृष्ण जी की प्रमुख रचनाएं हैं। तो इस प्रकार राधा कृष्ण जी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। अब और आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा खत्म हो गया छठे जेपीएससी का। अब आते हैं 7वीं से 10वीं के बीच। 7वीं से 10वीं का जो एग्जाम हुआ था वह 19 सितंबर 2021 को हुआ और उसमें जो प्रश्न पूछे गए, पहला जो लोक साहित्य से रिलेटेड था वह आप देखें, वह है कि मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? तो स्वाभाविक है कि बहुत सारे लोग जानते होंगे, खासकर हमारे जो जनजातीय क्षेत्र से रिलेटेड लोग हैं या वैसे छात्र
जो आदिवासी कल्चर को अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं या उससे बिलोंग करते हैं, तो वो उन्हें अच्छी तरह से मालूम होगा कि यह क्या है। तो एक्चुअली सोसो बोंगा यह पुरखा कहानियां जो मौखिक परंपरा का हिस्सा है। सोसो बोंगा वृक्ष देवता के ये मानते हैं कि वो वृक्ष जिस तरह से अटल और अचल है बहुत लंबे समय से, उसी प्रकार से इनके पुरखों के द्वारा जो कहानियां प्रचलित हैं और चलते आ रही हैं, उसे वो सोसो बोंगा के नाम से वो जानते हैं। और इसीलिए सोसो बोंगा इनफैक्ट यह कहानी इस तरह से बढ़ते चलती है या चली आ रही है कि जब मुंडाओं का प्रवेश हुआ इस क्षेत्र में और यहाँ पर असुर शासक थे, तो मुंडाओं का असुर पर विजय करना एक बहुत बड़ी बात थी और उसमें सिंह बोंगा ने उनकी मदद की। सिंह बोंगा अर्थात सूर्य देवता ने। तो इसी को उसी तरह से जो कथा कहानी वो सुनाते आ रहे हैं मौखिक परंपरा के आधार पर, तो उसी का एक हिस्सा वो है। अब आप देखें इसकी व्याख्या कि मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को सोसो बोंगा कहते हैं। सोसो बोंगा सोसो वृक्ष की प्रार्थना है। इसे असुर कहानी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें मुंडाओं के सर्वोच्च देवता सिंह बोंगा का असुरों पर उनकी विजय आदि का वर्णन किया गया है। यह मुंडा और असुर लोगों के भीतर हमारी धरती माँ के लिए प्यार और सम्मान की अंतिम अभिव्यक्ति है। क्लियर है? The ancestral stories of the Mundas are part of oral tradition. This tradition is called Soso Bonga. Soso Bonga is the prayer of the Soso tree. It is also known as Asur story. It describes the victory of the supreme deity of the Mundas, Singh Bonga over the Asur, etc. तो ये इसका मूल है। आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे प्रश्न पर। अब यहां से साहित्य और साहित्यकार से संबंधित प्रश्न आपको जुड़ रहा है। अब ये आप देख रहे हैं पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, ए स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर। ये अवधि था बिरसा मुंडा का 1900 में जिनकी मृत्यु हो गई। 1874 से शुरू होकर 1875 माना जाता है कि बिरसा मुंडा का जन्म ईयर है। और अब इसके कौन लेखक हैं इसके बारे में, अब आप जो जितने भी लेखक देख रहे हैं सभी काफी इंपॉर्टेंट हैं और उन्होंने बहुत सी रचनाएं की हैं। इसमें आप जो एक नाम देखेंगे के.एस. सिंह, ये शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है थोड़ा आपको कंफ्यूज करने के लिए। अगर ये पूरा नाम दे दिया गया रहता तो शायद आप कंफ्यूज नहीं होते और आराम से इसका आंसर निकाल लेते। ये के.एस. सिंह क्या है? कुमार सुरेश सिंह। शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो कुमार सुरेश सिंह के बारे में नहीं जानता होगा। यह शुरुआती दौर के झारखंड के वैसे व्यक्तित्व में से हैं। शुरुआती दौर अर्थात स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दौर की मैं चर्चा करूं तो ये उस दौर के व्यक्ति हैं जब ICS मतलब भारतीय प्रशासनिक सेवा इंडियन सिविल सर्विस के नाम से जानी जाती थी और उस समय यह यहाँ के प्रशासक थे। और यही नहीं, यह मुंगेर गिद्धौर के राजकुमार राजघराने से ताल्लुक रखते थे। इनकी शादी जो हुई थी ये रातूगढ़ की राजकुमारी के साथ हुई थी। और इन्होंने जो झारखंड को जितने नजदीक से देखा और एक तरह से इस मिट्टी के हो गए। इवन यहाँ तक कि इन्होंने मरने के बाद कहा कि इनकी अस्थियों का विसर्जन झारखंड की नदी में की जाए। इन्होंने बहुत नजदीक से यहाँ के लोगों का, खासकर बिरसा मुंडा के जीवन का इन्होंने अध्ययन किया और उस पर उन्होंने जो शोध किए, उस पर जो उन्होंने यहाँ के लोगों के लिए किए। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो जनजातीय भाषा विभाग आज कल विश्वविद्यालयों में देखने को मिलते हैं, तो रांची विश्वविद्यालय जो उस समय बिहार का एक अंग हुआ करता था, तो रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय भाषा की स्थापना का श्रेय भी कुमार सुरेश सिंह को ही जाता है। और इन्होंने बहुत ही नजदीक से यहाँ के मुंडाओं को, यहाँ के लोगों को देखा और बहुत सारी ग्रंथों और रचनाओं का इन्होंने जन्म दिया। तो कुमार सुरेश सिंह जैसी शख्सियत, नमन है इनको। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखें। पुस्तक डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट, स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा
and his movement in Chota Nagpur is authored by Kumar Suresh Singh. Kumar Suresh Singh, he was an officer and finally Archaeological Survey of India. ये भारतीय पुरातत्व, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी तो थे ही, उसी के क्रम में ये भारतीय पुरातत्व, इनकी योग्यता को देखते हुए सरकार ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण में अधिकारी नियुक्त किया था। तो ये रहे कुमार सुरेश सिंह। अब और आगे बढ़ते हैं, तो आप देखें तीसरा प्रश्न, मटुरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक हैं। मटुरा कहानी यह बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोगों ने उस दिन इसकी चर्चा की थी कि मेनास ओड़े या मुनास ओड़िया, ये जो भी आप बोले, ये इसके लेखक हैं। और अब देखें इनके बारे में, मटुरा कहानी जो मुंडा लोक कथाओं का संग्रह है के लेखक छोटा नागपुर के मेनास ओड़िया हैं और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अगले प्रश्न पर आते हैं, चौथा प्रश्न, ईसाई पादरी को राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय कार्यों के लिए जाना जाता है। किस ईसाई, विच क्रिश्चियन? या उस दिन डिस्कशन के क्रम में शायद स्किप कर गए। इतनी बड़ी शख्सियत, इतने बड़े पर्सन जिनके बारे में जितना भी बोला जाए वो कम है, और हम यहाँ पर रहकर हिंदी भाषा को आत्मसात नहीं कर पाते हैं, सीख नहीं पाते हैं, और ये विदेशों से चलकर यहाँ आए और इन्होंने इतनी अच्छी हिंदी में रचनाएं की, ग्रंथ लिखे। इवन हिंदी का जो शब्दकोश है वह काफी पॉपुलर है इन्हीं के चलते, और आप जरूर इनका नाम जानते होंगे, फादर कामिल बुल्के। एक्चुअली इसी पर इन्होंने वाराणसी से राम कथा पर जो शोध किया था उसी पर इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि हासिल हुई थी। तो फादर कामिल बुल्के राम कथा पर किए गए उल्लेखनीय शोध के लिए इन्हें जाना जाता है, और साथ ही इन्होंने बहुत सी रचनाएं जो हिंदी भाषा में की, और खासकर जो इन्होंने डिक्शनरी तैयार की, हिंदी अंग्रेजी की डिक्शनरी, वह एकदम मानक और प्रमाणिक मानी जाती है। राम कथा उत्पत्ति और विकास हिंदी में एक शोध पत्र, इसको शोध पढ़ेंगे। शोध पत्र है जिसे फादर कामिल बुल्के ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में डीफिल की डिग्री पाने के लिए डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त के निर्देशन में प्रस्तुत किया था। क्लियर? राम कथा उत्पत्ति और विकास इज अ रिसर्च पेपर इन हिंदी विच वाज प्रेजेंटेड बाय फादर कामिल बुल्के टू गेट द डिग्री ऑफ डीफिल फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी अंडर डायरेक्शन ऑफ डॉक्टर माता प्रसाद गुप्ता। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये था, और उस दिन के डिस्कशन में साहित्यकार में इनका जिक्र करना मैं भूल गया था, तो आप इनको भी इंक्लूड कर लेंगे उसमें। आगे बढ़ते हैं। अब पांचवा प्रश्न इसका आ रहा है, पुस्तक यीशु चरित चिंतामहीन ईसा मसीह की जीवनी को 1963 ईस्वी में नागपुरी में किसने लिखा? तो जैसा कि गिरधारी राम गंजू जी ने जो स्पर्धा के लिए पुस्तक लिखी है, झारखंड के विभूति और शहीद, उसमें काफी विस्तार से इन्होंने फादर पीटर शांति नौरंगी के बारे में उन्होंने बताया है। बड़े ही विद्वान और उत्कृष्ट कोटि के लेखक, और इन्होंने ही ईसा मसीह की जीवनी को नागपुरी में लिखी, फादर पीटर शांति नौरंगी। तो अब देखें इसका एक्सप्लेनेशन में क्या कुछ है। इस पुस्तक की रचना नौरंगी ने 1964 में की थी। छोटानागपुर का इतिहास, सदानों की प्राचीनतम नागपुरी भाषा, साहित्य एवं मिशन सेवा पर इन्होंने प्रमुखता से प्रकाश डाला था। ये नागपुरी भाषा साहित्य के उद्वारक थे। तो काफी इनका बढ़िया और काफी विस्तृत इनका कार्य रहा है इस क्षेत्र में, नागपुरी भाषा में। आगे बढ़ते हैं। 1910 ईस्वी में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक कौन थे? तो इनमें से तो बहुत सारे लोगों का नाम आपने उस दिन डिस्कशन के क्रम में देखा था। आप
इनका भी नाम आपने उस दिन देखा था, LSSO मैली। इन्होंने ही 1910 में संथाल परगना जिला गजेटियर का ये किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था, और उन्हीं के प्रयास से यह प्रकाशित हो सका था। तो अब आप देखें कि क्या है इसमें। LSSO मैली 1910 में प्रकाशित संथाल परगना जिला गजेटियर के लेखक थे। 1855 में संथाल परगना को एक जिले के रूप में मान्यता दी गई और यह बंगाल प्रेसिडेंसी का एक हिस्सा था। यह वर्तमान में झारखंड में है, जिसमें गोड्डा, देवघर, दुमका, जामताड़ा यह है। तो उस गजेटियर में इसका जिक्र था संथाल परगना के बारे में विस्तार से, तो ये आप इसमें देख पा रहे हैं। अब इस प्रकार से यह 7वीं से 10वीं परीक्षा का जो जितने भी प्रश्न थे साहित्यकार से वो समाप्त होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम था है कि 2024 में 2 परीक्षाएं ली थी जेपीएससी ने, एक बैकलॉग की परीक्षा जो थी 100 और दूसरी 11वीं से 13वीं की। तो अब आते हैं बैकलॉग वाले परीक्षा पर, क्योंकि बैकलॉग के बाद 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा संपादित हुई थी। यहाँ आ जाए, देखें। बैकलॉग प्रारंभिक परीक्षा 21/1/2024 को यह परीक्षा संपादित हुई थी, और इसका जो पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है वह है वंश प्रभा लेखन। वंश प्रभा लेखन इतिवृत्त में झारखंड के किस राजवंश का जिक्र मिलता है? तो वंश प्रभा लेखन आपका पोड़ाहाट का सिंह वंश जो था वह काफी चर्चित था, जैसा कि उस दिन भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि जो 3 प्रमुख राजवंश थे, एक छोटा नागपुर में नागवंश, फिर रक्सैल पलामू में, और सिंहभूम में सिंह वंश। तो सिंह वंश के वंश प्रभा लेखन इतिवृत्त उसका पोड़ाहाट के सिंह वंश का उसमें उल्लेख है, और इसके बड़े ही जुझारू किस्म के जो राजा थे जिन्होंने कभी हार नहीं मानी अंग्रेजों से, अर्जुन सिंह, उनके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था उसी क्रम में। तो अर्जुन सिंह इसी वंश से आते थे। अब एक्सप्लेनेशन देखें इसका क्या है। वंश प्रभा लेखन इतिवृत्त में झारखंड के पोड़ाहाट के सिंह वंश का वर्णन मिलता है। कुछ ज्यादा नहीं लिखा है, लेकिन सिंह वंश के बारे में जैसा हमने बताया और पहले भी हम लोगों ने पढ़ा, तो उसके बहुत से राजा हुए, और वे अपना हो लोगों से भी पहले से यहाँ पर अपना अधिकार मानते हैं, जबकि हो लोग इसे स्वीकार नहीं करते हैं। इनका कहना है सिंह वंश का कि वे हो के भी पहले यहाँ पर उपस्थित थे और उस समय से इनका राज है, लेकिन हो जो कम्युनिटी है वह इसे एक्सेप्ट नहीं करती है। अब अगले प्रश्न पर, दूसरा, राम कथा उत्पत्ति एवं विकास। देखिए कितना इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है कि फिर रिपीट हो गया। अभी आप देख पा रहे हैं, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था, फादर काबिल बुल्के के बारे में हम लोगों ने चर्चा की थी, और यह प्रश्न फिर से आपके सामने में आ गया। तो राम कथा उत्पत्ति एवं विकास, इतनी जल्दी यह फिर रिपीट हो रहा है, इसलिए आप समझ सकते हैं कि काबिल बुल्के कितना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं झारखंडी साहित्य में, या झारखंड से जो साहित्यकार हैं प्रोमिनेंट उनके बीच में। तो इसमें फिर आगे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। इसके अदर ऑप्शन है हरेन ठाकुर, फादर पॉनेट, पांडे गणपत राय। तो ये सब अलग अलग फील्ड से भी रिलेटेड इसमें लोग हैं। पांडे गणपत राय स्वतंत्रता सेनानियों में से थे। फादर कामिल बुल्के ने रांची में अध्यापन के दौरान उन्होंने रामकथा और तुलसीदास पर ग्रंथ लिखे, और बाइबिल सहित कई महत्वपूर्ण ईसाई धर्मशास्त्रीय कार्यों का अनुवाद भी इन्होंने किया। तो इस प्रकार फादर कामिल बुल्के एक प्रमुख चर्चित हस्ती हैं, रहे हैं झारखंड से। तो यह उनकी रचना है जो अभी हाल में हम लोगों ने देखा। फिर अब तीसरे प्रश्न पर आप आए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लोकोबोधरा के द्वारा नहीं लिखी गई है? ये इंपॉर्टेंट है। नॉट रिटन बाई, ये हमेशा आप लोग इस पर ध्यान करेंगे। नॉट जहां हो उस पर ज्यादा सजग होंगे। इसका अर्थ है कि बाद बाकी जितने भी यहाँ रचनाएं हैं सारे के सारे लोकोबोधरा के हैं, और इनके बारे में हम बोलते हैं ओत गुरु लोकोबोधरा, सम्मान से इनको बोला जाता है ओत गुरु। और ये वारंग छिपी
वारंग क्षिति के स्क्रिप्ट लिपि के आविष्कारक भी हैं। बहुत सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी है। तो ये इनकी बहुत सारी, ये कोल रूल उनकी लिखी हुई है, शहर हो रहा, शिशु हलंग, ये सब उनकी पुस्तक है। झींगा फूल ये उनकी रचना नहीं है। और झींगा फूल इनफैक्ट एक बंगाली प्रसिद्ध बंगाली काजी नजरुल इस्लाम द्वारा झींगा फूल की रचना की गई थी, जो बंगाली कविता है। एक प्रसिद्ध बंगाली का झींगा फूल इज अ फेमस बंगाली पोएम रिटेन बाय काजी नजरुल। तो ये क्लियर है। अब चौथे प्रश्न पर आते हैं। चौथा प्रश्न आप जो देख रहे हैं यहाँ, द बिरहोर अ लिटिल नोन जंगल ट्राइब ऑफ छोटा नागपुर नामक प्रबंध की रचना किसने की है? तो शरद चंद्र राय, इनका काफी शोध रहा है बिरहोरों के ऊपर में। तो इन्होंने इस पुस्तक का लेखन किया है। दिस बुक मोनोग्राफ ऑफ द बिरहोर लिटिल नोन जंगल ट्राइब्स ऑफ छोटा नागपुर, इस पुस्तक को लिखने का काम शरद चंद्र रॉय ने किया है। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी आप देख लें। यह एस.सी. राय की मोनोग्राफ में से एक है। अन्य मोनोग्राफ हैं छोटा नागपुर के उरांव, उड़ीसा के पहाड़ी भुइयां और खड़िया। तो एस.सी. राय, जिनके बारे में हमने चर्चा की थी कि यह प्रारंभिक दौर के लेखक रहे हैं और इन्होंने काफी समृद्ध किया है यहाँ के साहित्य को। तो एस.सी. राय की यही एक मास्टरपीस बुक थी बिरहोरों के ऊपर में। अब आइए फिर नेक्स्ट 5th क्वेश्चन में, झारखंड में किस ईसाई मिशन के द्वारा हिंदी पत्रिका घर बंधु का प्रकाशन किया जाता था? तो घर बंधु गॉसनर लूथरन मिशन के द्वारा प्रकाशित यह पत्रिका थी जो हिंदी में आती थी। तो इस मैगजीन के बारे में, हिंदी मैगजीन घर बंधु, आप देख लें। और इसमें क्या क्या था? घर बंधु नामक पत्रिका 1980 में गॉसनर इवेंजेलिकल लूथरन मिशन द्वारा प्रकाशित की गई थी। और गॉसनर जो सोसाइटी है वह रांची में, आप गॉसनर कॉलेज या गॉसनर संस्था का आप देखते होंगे अस्तित्व। फिर आगे आते हैं 6ठे प्रश्न पर, इस साल का आखिरी प्रश्न इस एग्जाम का। आदि झूमर संगीत कुड़माली के 2 लोकप्रिय कवियों बिनंदिया और गौरंगिया के गीतों का संग्रह है। इस कृति को किसने संकलित किया? इसमें आप देख रहे हैं श्याम सुंदर महतो, राजा बहादुर उपेंद्रनाथ सिंहदेव, विश्वनाथ प्रसाद, निरंजन महतो। ये कुड़माली के 2 लोकप्रिय कवि बिनंदिया और गौरंगिया के गीतों का संग्रह में राजा बहादुर उपेंद्रनाथ सिंहदेव ने ये किया था। और यह काफी लोकप्रिय यह कलेक्शन था। तो इसलिए इसका आंसर है बी। अब इसका एक्सप्लेनेशन भी, राजा बहादुर उपेंद्रनाथ सिंहदेव ने आदि झूमर संगीत नामक कृति का संकलन किया था। तो अब तक हमने देख लिए बैकलॉग के सारे प्रश्नों को। अब आते हैं जो आखिरी हमारा एग्जाम हुआ था 11 से 13 जेपीएससी 11 से 13 11वीं से 13वीं संयुक्त परीक्षा, जो 17/3/2024 को संपादित हुई थी। और इसमें देखें कौन कौन से प्रश्न अभी हाल में पूछे गए थे। उसका पहला प्रश्न आ रहा है, 17वीं शताब्दी में रचित जगरामी रामायण किस भाषा की एक सुंदर कृति थी? तो स्वाभाविक है, कुड़माली में हम लोगों ने देखा था कि जगरामी रामायण एक काफी पॉपुलर ये पुस्तक थी। इसका एक्सप्लेनेशन अब यहाँ है, व्याख्या। 17वीं शताब्दी में लिखी गई जगरामी रामायण कुड़माली साहित्य की कृति है। कुड़माली लोकगीत अधिकतर प्रश्नोत्तरी रूप में होते हैं। तो यह भी उसी तरह से
प्रश्नोत्तरी रूप में ही आपको देखने को मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन। हु रोट द बुक लिटरेरी एंड कल्चरल स्टडी ऑफ खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन नामक पुस्तक? रोज केरकेट्टा, ये लोहरदगा की रहने वाली थी रोज केरकेट्टा, और बहुत ही पॉपुलर ये नेम है। तो इन्होंने लिखा था खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन। यहां खड़िया, यहां खड़िया लोक कथाओं अब इसमें देखें पूरे बुक का दिया गया है। रोज केरकेट्टा खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक एवं सांस्कृतिक अध्ययन। दिवाकर मेंज, ये भी एक बहुत बड़े और चर्चित व्यक्ति हैं। मुंडा एवं उरांव का धार्मिक इतिहास इन्होंने लिखा है। बीपी केसरी जी की नागपुरी भाषा और साहित्य। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, बहुत बड़े नाम, इनके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। ये झारखंड पार्टी के उपाध्यक्ष भी रहे और झारखंड संबंधित समन्वयक के ये अध्यक्ष भी रहे, जो केंद्र सरकार से निगोशिएट करती थी झारखंड अलग राज्य निर्माण से संबंधित। तो ये बहुत बड़ा नाम। और रामदयाल मुंडा और बीपी केसरी, राम लक्ष्मण की जोड़ी इन्हें कहा जाता था। इन दोनों लोगों ने यहाँ के साहित्य के साथ साथ राजनीति में भी बहुत बड़े बड़े काम किए और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ये झारखंड राज्य सेपरेशन में, झारखंड अलग राज्य निर्माण में पड़ा था। तो बीपी केसरी, रामदयाल मुंडा, बोथ आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। एक ऐसा समय था रामदयाल मुंडा वाइस चांसलर थे, बीपी केसरी जी वो जनजातीय भाषा के प्रमुख थे, हेड थे, एचओडी थे। तीसरा प्रश्न है, नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि कौन है? तो हम लोगों ने उस दिन भी देखा था, रघुनाथ नृपति। जो ऑप्शन है रुद्र सिंह, बेनीराम माथा, धनीराम बक्सी। बेनीराम माथा या मेहता भी इन्हें बोलते हैं, बेनीराम मेहता, जिन्होंने बहुत अच्छी रचना की है। तो इनकी बहुत ही फेमस है नागवंशावली, बेनीराम माथा जी की। और एक्चुअली 2 पुस्तकें हैं नागवंशावली के नाम से, एक बेनीराम माथा ने लिखी है और दूसरा घासीराम जी ने। तो बेनीराम माथा, ये रघुनाथ नृपति यहाँ करेक्ट आंसर है। नागपुरी के प्रथम ज्ञात कवि इन्हें कहा जाता है। आगे आते हैं, इसका जो एक्सप्लेनेशन है, प्रोफेसर केसरी कुमार सिंह ने अपने लेख नागपुरी भाषा एवं साहित्य में बताया कि मागधी और मैथिली की तरह ही नागपुरी भाषा भी मागधी से निकली एक निश्चित भाषा है। रघुनाथ नृपति को नागपुरी भाषा का प्रथम ज्ञात कवि माना जाता है। एक्चुअली हियर इट इज गिवन अबाउट द नागपुरी लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड इट इज सपोज दैट इट्स ओरिजिन इज फ्रॉम मैथिली एंड मागधी। तो इस तरह से नागपुरी भाषा मागधी और मैथिली का एक से ओरिजिनेटेड है। तो ये रहा। फिर अब अगले प्रश्न पर, अगला प्रश्न है, 1886 ईस्वी में भीमराव सोलंकी ने शीर्षक काव्य व्याकरण ग्रंथ बनारस से प्रकाशित कराया था, कौन सी बुक? तो इसमें तफसीस समूल, हो काजी, हो दुरम, चासरिया ताक, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट ये क्वेश्चन है, प्रश्न है, क्योंकि इसमें ये सुने हुए ये नाम शायद हो सकता है कि आपके न हो और हमने भी उस दिन इसका डिस्कशन नहीं किया हो, लेकिन आप यहाँ पर देख लें, यह प्रश्न पूछा गया है तो इम्पोर्टेंट तो माना ही जाएगा। तो इसमें हो काजी इज आवर करेक्ट आंसर। हो काजी
इसका एक्सप्लेनेशन देखें। भीमराव सोलंकी ने जो पुस्तक लिखी है, हो काजी 1886 1886 में बनारस के भीमराव सोलंकी द्वारा लिखित हो साहित्यिका की एक व्याकरण पुस्तक है, ग्रामर बुक। हो काजीज ग्रामर बुक ऑफ हो लिटरेचर रिटन बाय भीमराव सोलंकी। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमें लग रहा है कि हम डील कर पा रहे हैं क्वेश्चन को अच्छे से, और इससे आपको एक धारणा बनाने में भी सुविधा हो रही होगी कि कैसे कैसे प्रश्न साहित्य और साहित्यकार से पूछे जाते हैं और कहाँ कहाँ आपको फोकस करना चाहिए। और हमने अब तक कैसे उन साहित्य और साहित्यकार के बारे में पढ़े हैं, वो स्लाइड भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल गया होगा या मिल जाएगा 1-2 दिनों में। अब यहाँ देखें, नागपुरी में लिखी गई पुस्तक, नागपुरी भाषा में लिखी गई पुस्तक नाग वंशावली, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, या यहाँ पर अभी देखने को मिल रहा है। ये 11वीं से 13वीं वाले जो है, नाग वंशावली के लेखक कौन थे? तो हरिनाथ शाहदेव, घासीराम, बेनीराम माथा, कंचन। अब ये यहाँ पर कंफ्यूजन वाला प्रश्न आ गया। ये घासीराम और बेनीराम माथा, ये 2 पुस्तकें ये दिखती है नाग वंशावली के नाम से, और इन दोनों के ही नाम से दिखती है। तो इसलिए इसका आंसर वैसे तो बेनीराम माथा है, जो एक आधिकारिक पुस्तक है, बेनीराम माथा या मेहता जैसा हमने कहा, और घासीराम जी की भी पुस्तक है। तो इसको आयोग ने क्या किया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, किसे रिजेक्ट किया था या एक्सेप्ट किया था। अब बेनीराम माथा नाग वंशावली, घासीराम नागपुरी फाग शतक, सुदामा चरित, नाग वंशावली भी मेरे ख्याल से उन्होंने नाग वंशावली के रूप में भी एक पुस्तक लिखी थी, जो शायद कम पॉपुलर थी, लेकिन पॉपुलर जो थी बुक वो बेनीराम माथा की ही थी। तो इसलिए यहाँ पर अगर उसने स्वीकार भी किया होगा जेपीएससी ने, तो इसी को स्वीकार किया होगा, बेनीराम माथा को। फिर कंचन सुदामा चरित और धनीराम बख्शी की श्री कृष्ण चरित। तो ये हमारे लेखक और उनकी पुस्तकें यहाँ पर आप देख रहे हैं। अब आज के सेशन का यह आखिरी प्रश्न है। पंडित रामचीत सिंह बल्लभ झारखंड के बहुत जाने माने साहित्यकार द्वारा खड़ी बोली में रचित कविता पुस्तक का नाम क्या था? बहुत ही पॉपुलर उनकी पुस्तक हुई थी भाग्य चक्र। तो ललिता भाग्य चक्र इज आवर करेक्ट आंसर। भाग्य चक्र जो रामचीत सिंह बल्लभ द्वारा लिखी गई थी, रामचीत सिंह बल्लभ, और यह काफी पॉपुलर हुई थी। अब देखें इसका एक्सप्लेनेशन। भाग्य चक्र पंडित रामचीत सिंह बल्लभ द्वारा खड़ी बोली में लिखी गई कविता पुस्तक है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि इन सारे प्रश्नों से आपको आने वाले एग्जाम में मदद मिलेगी। आपको यह समझने में भी मदद मिलेगी कि जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वह किस तरह के, किस प्रकृति के हैं। और कुछ प्रश्न तो रिपीट भी होते हैं, जैसे 2 प्रश्न तो हम लोगों ने देखा कि इसमें रिपीट मिले। तो इस तरह से इनमें से अगर ये 4 साल के प्रश्न पत्र हमारे पास हैं, तो कुछ प्रश्न हो सकते हैं कि रिपीट भी मिल जाए, नहीं भी मिले तो आपको यह अंदाजा लग सकता है कि कौन कौन से प्रमुख जो लेखक हैं जिनकी पुस्तकें चर्चा में रही हैं, जिन्हें आपको ज़्यादा ध्यान से और गौर से देखने की ज़रूरत है और उसे आप देख सकें। तो दोस्तों, आप ज़रूर बताएंगे कि आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं और आपकी पढ़ाई किस दिशा में और कितनी तेज़ रफ्तार में चल रही है। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपका यह 14वां जेपीएससी आपके लाइफ का एक माइलस्टोन साबित हो और इसे आप क्रैक करके अपने मुकाम को हासिल करें। तो ऑल द बेस्ट। मैं चाहूँगा कि अब आज इस क्लास को यहीं पर रोकें, विराम दें। धन्यवाद, थैंक यू, जोहार वंस।